चैनल। नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की प्रमुख खबरें। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान और मध्य प्रदेश दौरे को लेकर। सिक्किम में आई अचानक बाढ़ से निपटने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं खेल जगत में भारत की मेजबानी में आज होगा पहला आईसीसी कप वनडे वर्ल्ड मैच। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 में सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश को देंगे विकास की सौगात। राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ और मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। 102 लोग लापता, 26 जख्मी, 22,000 से अधिक लोग प्रभावित, 2,000 को बचाया गया। आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को आज अदालत में किया जाएगा पेश। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, खुलेआम भ्रष्टाचार करना आपका चरित्र, पकड़े जाने पर करते हैं राजनीति। एनआईए की ओर से आज दिल्ली में शुरू होगा 2 दिन का आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। आतंकवाद के खिलाफ राज्यों के साथ रोड मैप तैयार करने पर होगा फोकस। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज आखिरी दिन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज तेलंगाना में पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। खेल की खबरों में 19वें एशियाई खेलों में भारत को मिला एक और स्वर्ण पदक। तीरंदाजी में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने जीता गोल्ड। ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद और परनीत कौर ने फाइनल में चीनी ताइपे को दी शिकस्त। और आज से भारत की मेजबानी में शुरू होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। पहले मैच में अहमदाबाद में गत विजेता इंग्लैंड का सामना पिछली बार के उपविजेता न्यूजीलैंड से। 10 टीमों के बीच 10 शहरों में होंगी कुल 48 मुकाबले। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित हैं ये परियोजनाएं। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में देश के अलग अलग राज्यों को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जिससे विभिन्न राज्यों का न केवल विकास हो बल्कि जनता को भी बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो। ऐसे में प्रधानमंत्री गुरुवार को राजस्थान को 5,000 करोड़ रुपए की, जबकि मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए जोधपुर से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आईआईटी जोधपुर के निदेशक ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। In that context, Honorable Prime Minister's initiative in dedication to the country of the campus would inspire faculty, would inspire students, would inspire staff members
to all work together to contribute in various ways for the growth of the nation, which IIT can. प्रधानमंत्री इसके अलावा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए नव विकसित केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, स्टाफ क्वार्टर और योग और खेल विज्ञान भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, 600 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिए भोजन कक्ष की सुविधा की भी आधारशिला रखी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री NH 125A पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगियावास खंड को 4 लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 2 अन्य रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायकाबाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। इस क्षेत्र में जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं काफी ज्यादा हैं, तो उसमें स्टॉपेजेस बढ़ाने की जो सुविधा है वह डबलिंग के बाद अवश्य मिलेगी। इस क्षेत्र के विकास में इससे काफी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के उद्घाटन से प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना से 1000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों के लिए 2350 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य के 4 जिलों की इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लगभग 1575 गांवों को लाभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान NH 347C के खलघाट से सरवर देवला को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन कार्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 1850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें कटनी, विजयसोटा और मारवाज ग्राम सिंगरौली को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुंबई नागपुर झारसगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से उद्योगों और वहां के रहने वाले लोगों को स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस मिल सकती है। इसके साथ ही इससे पर्यावरण उत्सर्जन को कम करने में सफलता मिलेगी। राज्य को विकास की सौगातों के तहत प्रधानमंत्री जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के तहत इन दोनों राज्यों में करीब 17,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं से देश तरक्की की एक नई इबारत लिखने को तैयार है। जोधपुर से चंद्रशेखर और इंदौर से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से गांधी जयंती पर खादी खरीदने की अपील की थी। इस अपील के बाद खादी के इतिहास में पहली बार दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में एक दिन में रिकॉर्ड 1.52 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना संदेश दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा है कि देश भर के हमारे परिवारजनों ने खादी की खरीदारी का जो नया रिकॉर्ड बनाया है, उससे पता चलता है कि किस प्रकार जनभावना का एक सशक्त प्रतीक बन गई है। मुझे विश्वास है कि खादी के प्रति यह लगाव नित्य नए रिकॉर्ड बनाता रहेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के विजन को नया बल मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी की गिरफ्त में आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड ली जाए। दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कल लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था।
और इस मामले पे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री और सांसद जेल में हैं और किंग पिन का नंबर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस को अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे हैं वो 1 साल से जेल में हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंग पिन बाहर है। किंग पिन का नंबर भी आएगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस का विधायक गिरफ्तार होने पर आप कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बौखलाहट दिखा रही है। जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर कांग्रेस जो आपकी विपक्षी पार्टी है, जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था, यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों है? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है। समित पात्रा ने संजय सिंह को भ्रष्टाचार का डॉन बताया और कहा कि उनके घर से ईडी को अहम दस्तावेज मिले हैं। जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको खबरें दिखाएंगे सिक्किम से जुड़े, जहां बादल फटने से प्राकृतिक आपदा आई है और भारतीय सेना ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये सब इस ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है सिक्किम से जुड़ी हुई। सिक्किम के उत्तर में प्रकृति ने भयंकर कहर बरपाया है। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। नदी का जलस्तर कुछ ही मिनट में कई फीट ऊपर चला गया। बादल फटने के बाद बाढ़ आने से 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 102 लोग अभी भी लापता है और 26 लोग जख्मी हैं। बाढ़ से राज्य में 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस दौरान करीब 2,000 लोगों को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद एक बांध का पानी छोड़े जाने पर नदी का जलस्तर और बढ़ गया। इसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया और कई पुल और सड़कें बह गईं। राहत और बचाव के कारण जो प्रशासन है वो जोरों पर काम कर रहा है। वहीं भारतीय सेना ने अपने सैनिकों सहित सिक्किम में लापता लोगों के परिवारों के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उत्तरी सिक्किम के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 87508 87741 87508 87741। वहीं पूर्वी सिक्किम के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 87569 91895 8756991 दूसरी तरफ लापता सैनिकों के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 75883 02011 7588302011।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी सिक्किम के ताजा हालात की जानकारी ली है और अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सिक्किम के मुख्य सचिव समेत विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सिक्किम के मुख्य सचिव ने राहत और बचाव उपायों पर राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी है। वहीं गृह सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। वहीं गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रख रहे हैं और राज्य को हर संभव मदद दी जा रही है। एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ ने प्रदेश में पहले ही 3 टीमें तैनात कर दी हैं और अतिरिक्त टीमें गुवाहाटी और पटना में तैयार हैं। इसके अलावा बात की जाए राहत और बचाव प्रयासों की तो राज्य की सहायता के लिए सेना और वायुसेना की पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात की जा रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों और सिक्किम सरकार के राहत और बचाव उपायों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इस बात पर जोर दिया कि चुंगथांग बांध की सुरंग में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया जाना चाहिए और सड़क, दूरसंचार और बिजली की कनेक्टिविटी को कम से कम समय में बहाल किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने सिक्किम सरकार को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां सहायता के लिए तैयार हैं और हमेशा उपलब्ध रहेंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए बागडोगरा पहुंचे। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अभी बाढ़ से प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। एहतियात के तौर पर कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दामोदर घाटी निगम के मैथन और पंचेत बांधों से 90,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया और पूर्व बर्धमान जिले भी बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। सोमवार को दोनों बांधों से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निगम सूत्रों के अनुसार मौसम के मिजाज में बदलाव के साथ क्रमबद्ध तरीके और अधिक पानी छोड़ना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तरी ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी। इसमें कहा गया है कि देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी अगले 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। ये भी कहा गया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान के बाकी हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों से वापस चला गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आतंकवाद के खतरे से निपटने और इसके खिलाफ लड़ाई में एक रोड मैप तैयार करने के लिए आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। नई दिल्ली में हो रहे इस कार्यक्रम में एनआईए अधिकारियों के अलावा देश भर के राज्य पुलिस बलों के आतंकवाद रोधी दस्ते और विभिन्न बलों के साथ साथ आतंकवाद रोधी परियोजनाओं में लगे गृह मंत्रालय के तहत अन्य विभागों के अन्य संबंधित अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में आतंकवादी विरोधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वित्त पोषण से लेकर अंतर्राज्यीय और साथ ही खालिस्तानी संस्थाओं जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ गैंगस्टरों के विदेशी संबंध शामिल हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर महानिदेशक तक विभिन्न रैंक के अधिकारी भाग लेंगे। और अब बात करते हैं तेलंगाना में हो रही चुनावी तैयारियों को लेकर। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए तेलंगाना राज्य में है। आज आयोग का राज्य में 3रा दिन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम हैदराबाद में प्रवर्तन एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर चुकी है। पुलिस और राजस्व सहित 20 से अधिक एजेंसियों ने निर्वाचन आयोग को चुनाव तैयारियों की जानकारी दी है। आयोग ने अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की थी और उनके सुझाव लिए। निर्वाचन आयोग ने कल तेलंगाना के सभी 33 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों के साथ बैठक की। मतदान प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने राज्य के प्रमुख लोगों, दिव्यांगों और युवा मतदाता से भी बातचीत की। निर्वाचन आयोग का ये दल अब मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी चुनाव तैयारियों पर विचार विमर्श करेगा। साथ ही चुनाव आयोग आज दोपहर बाद हैदराबाद में प्रेस वार्ता करेगा।
खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत चौधरी के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। टीटागढ़ नगर पालिका में भर्ती में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग तमिलनाडु में डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयकर विभाग 40 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी ले रहा है। डीएमके सांसद के चेन्नई स्थित घर पर भी छापेमारी चल रही है। उनके घर के बाहर पुलिसकर्मियों को देखा जा सकता है। इसके अलावा ऑफिस के बाहर ढेरों आयकर विभाग के कर्मचारी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला टैक्स की चोरी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। 3 साल पहले ही ईडी ने डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन के 89 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया था। एस जगतरक्षकन तमिलनाडु के अराकोनम जिले से सांसद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना के दौरे पर होंगे, जहां वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और उसकी रणनीति के लिए नड्डा का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नड्डा विधानसभा सदस्यों, प्रभारियों और राज्य पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां शिवराज सरकार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। अब वन विभाग को छोड़कर समस्त विभागों की जो भी सीधी भर्ती होंगी, उनमें 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी 100 पदों पर भर्ती होगी तो 35 पदों पर महिलाओं की ही नियुक्ति होगी। इस बारे में सरकार ने कल अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि राज्य में पहले सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता था, जिसमें अब 2% की बढ़ोतरी की गई है। और अब खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 4 हफ्ते का समय और मांगा है। इस सिलसिले में एएसआई की ओर से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने कल जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में अर्जी दी थी। उनका कहना है कि ज्ञानवापी में सर्वे के लिए 6 अक्टूबर के बाद 4 हफ्ते का और समय दिया जाए। इस मामले में प्रार्थना पत्र की प्रति विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को भी उपलब्ध करा दी गई है। मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति आने के बाद आज अदालत इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का 61 दिनों से सर्वे कर रही है। जिला जज की अदालत ने 6 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन एएसआई ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर लिया। इससे पहले भी एएसआई 2 बार समय सीमा बढ़वा चुकी है। भारतीय नौसेना ने एक ऐसा ड्रोन रोधी हथियार बनाने में सफलता हासिल की है जो युद्धपोतों के इर्द गिर्द सुरक्षा की दीवार तैयार करेगा। नौसेना ने एंटी स्वॉर्म ड्रोन 30 mm एम्यूनेशन तैयार किया है जो सुरक्षा की दीवार तैयार करेगा। ये हथियार दुश्मन के किसी भी ड्रोन को नाकाम करने में सक्षम है। यहां तक कि अगर सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला करें तब भी यह हथियार ऐसी सुरक्षा की दीवार तैयार करेगा जिसे भेदा नहीं जा सकता। 30 mm एम्यूनेशन को AK-630 के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हथियार को डिफेंस रिसर्च लैब पुणे के साथ मिलकर तैयार किया गया है। This is a AK-630 gun mount, which is a close-in weapon system on board iron platforms. This is a mainstay weapon on Indian Navy ship. So the ammunition used by this gun is 30 mm caliber ammunition, which is displayed here. This ammunition is being manufactured by Ordnance Factory till date, with a single composition being imported till date. But with Indian Navy and private industries collaboration, this ammunition has been 100% indigenized and is being manufactured by both Ordnance Factory as well as our Indian industry. Then further moving on, we have anti-drone 30 mm ammunition, which is jointly designed and developed by Indian Navy as well as ARDE, a DRDO lab in Pune. और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत की। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट,
फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। खबरों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। हल्दी बोर्ड स्थापित करने के कैबिनेट के निर्णय के बाद तेलंगाना के किसानों ने इस पर खुशी व्यक्त की है। किसानों ने कहा है कि हल्दी बोर्ड की स्थापना से काफी लाभ होगा, वहीं आय में वृद्धि भी होगी। अभी बोर्ड स्थापन होने के बाद वो लोगों को बहुत लाभ उपलब्ध होगा और ये हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाह रहा है और ये तेलंगाना किसानों को बहुत बड़े लाभ होगा। और ये तेलंगाना का हल्दी का क्वालिटी भी अच्छा रहता, बाकी सभी स्टेटों के हल्दी से बोल के लोगों में है ऐसा और एक्सपर्ट्स भी ऐसा बता रहा है। और आगे दिनों में और बढ़िया और बहुत लोग किसान इस हल्दी कल्टीवेट करने के लिए आगे बढ़ेगा। देश भर में जो हल्दी है तेलंगाना ने एक अच्छा हल्दी बोन बनेगा और ये यहाँ से विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने की संभावना है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कल ब्रह्मापुरी थाने क्षेत्र स्थित रद्दी के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने किसी तरह से आग बुझाई। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने अवैध रूप से गोदाम संचालित किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। माधवपुरम सेक्टर 4 में देवेश गोयल के एक कतरन का गोदाम था, इसमें आग लगी हुई थी। आग सूचना मिलने के पश्चात जनपद फायर सर्विस की कुल 8 गाड़ियां पहुंच करके आग को बुझा रही हैं और आग को कंट्रोल में कर लिया गया है। आग को कहीं फैलने नहीं दिया गया है और आग लगने के कारण और इस क्षति के बारे में अभी उसके अग्निशमन कार्य के बाद जानकारी की जाएगी तो बताया जाएगा। और अब एक खास खबर दिखाते हैं आपको। हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कार के माध्यम से देश पहचान दे रहा है। डीडी न्यूज़ पर हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित विशेष श्रृंखला हमारे पद्म के माध्यम से दर्शकों को इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों से रूबरू करा रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा के बारे में, जिन्होंने 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में रिकॉर्ड प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। अवनी लेखरा पैरालंपियन और राइफल शूटर। पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला है। 3 सितंबर 2021 को पैरालंपिक्स के इतिहास में अवनी लेखरा 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरालंपियन बनी। 2021 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पैरा शूटिंग में मजबूती से आगे बढ़ते हुए अवनी लेखरा आज दिव्यांगजनों के अधिकारों को लेकर मुखरता से अपनी आवाज उठा रही हैं। जिंदगी हमेशा हमें 2 विकल्प देती है, या तो हालात से हार जाओ या फिर हालात को हरा दो। पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा ने दूसरा विकल्प चुना। अपने साथ हुए हादसे से हौसला जुटाया और इतिहास रच दिया। ये पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व में दूसरा स्थान, 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में 5वां स्थान। ये रिकॉर्ड जितने शानदार हैं, उससे भी अधिक बेमिसाल है अवनी की मेहनत, उनका जज्बा। राजस्थान के जयपुर में जन्मी अवनी महज 11 साल की थी जब 2012 में एक सड़क दुर्घटना के कारण उनकी खेलती कूदती जिंदगी व्हीलचेयर में कैद हो गई। हादसे ने अवनी को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया, लेकिन माता पिता ने अवनी को संभाला, उसका मनोबल बढ़ाया और जब अवनी का रुझान निशानेबाजी की तरफ हुआ तो मानो जिंदगी को मकसद मिल गया और फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। 2012 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद में लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज हो गई थी और मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे पैरालिसिस हुआ था और मैं यूँ कह लो कि एक तरीके से अब मुझे कोई मोटर पावर और सेंसेस नहीं थे बिलो वेस्ट।
मुझे व्हीलचेयर पर ही रहना पड़ता था और ये बिल्कुल ही न्यू लाइफ थी मेरे लिए। वापस शुरुआत से शुरू करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर के बगल में ही एक शूटिंग रेंज थी, उन्होंने सोचा कि अगर वो मुझे किसी स्पोर्ट्स में ज्वाइन करवाएंगे तो मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊंगी और मुझे एक इंस्पिरेशन मिलेगी इन जनरल लाइफ के लिए। तो मैं ऐसे ही एक समर वेकेशंस में 2015 में मैं शूटिंग रेंज पे गई और कोइंसिडेंटली जब मैंने पहली बार शूट करा तो मेरे शॉट्स काफ़ी डिसेंट थे। तो उसके बाद में सबने मुझे बोला कि मुझे इसमें आगे ट्राई करना चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक्स खेलने गई थी तब मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे मेडल जीतना है या इतना प्रेशर लेना है। मेरे दिमाग में ये था कि ये मेरा पहला पैरालंपिक गेम्स है और मैं 4 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मैं जितना एक्सपीरियंस हो सके उतना गेन करना चाहती थी और उसे इंजॉय भी करना चाहती थी। जब मैंने क्वालिफ़िकेशन राउंड खेला तो मेरी रैंक 7th थी। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे फाइनल में प्रोसेस पर ही ध्यान देना है और रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। और फिर मैंने उसी पे ध्यान दिया और आई वॉज एबल टू विन अ गोल्ड मेडल विद इक्वलिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड अ पैरालंपिक रिकॉर्ड। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस रेंज में जो पहला नेशनल एंथम था वो हमारा नेशनल एंथम था और मैं वो कर पाई अपनी कंट्री के लिए, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मुझे पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में 25 जनवरी 2022 को पता चला था और मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया था इसके बारे में और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। थोड़े टाइम के लिए मुझे ऐसा नम फील हुआ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट मुझे अच्छा लगा कि मैंने मेरी फैमिली को प्राउड फील करवाया और उन्होंने जो इतने एफ़र्ट्स करे हैं मेरी पूरी जर्नी में शुरुआत से लेकर अभी तक, उन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस करे हैं मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई ने और सभी जितने भी सपोर्ट स्टाफ, कोचेस जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा, उन सबके जो एफ़र्ट्स थे वो रिकॉग्नाइज़ हो रहे थे और उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा ऑनर मुझे दिया। 2015 में पहली राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप जीतने के बाद से अवनी लगातार पदक जीतती आ रही है। अवनी के नाम अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड के अलावा भी कई जूनियर रिकॉर्ड्स हैं। वे शूटिंग के साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई भी कर रही हैं। राजस्थान सरकार ने उन्हें वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। सफलता की बुलंदियों तक पहुंची अवनी आज सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। अवनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है और अभी अवनी जो है वो करीब 5 to 7 आवर्स कंटिन्यू ट्रेनिंग करती है ड्यूरिंग कैंप में और जहाँ तक मैंने देखा है उसका हार्ड वर्क बहुत ही अच्छा है और प्रॉपर शार्पनेस तरीके से शूट करती है वो और मेरे को लगता है कि हम बहुत नज़दीक हैं अचीवमेंट के और पैरा एशियन गेम्स में हम 100% बहुत अच्छा रिजल्ट दें। अवनी को पद्मश्री जो अवार्ड मिला उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैंक यू बोलूँगा एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जिन्होंने एक अच्छी प्रतिभा के लिए निखारा है और अच्छा सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 के टोक्यो पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित हो चुकी हैं। वे राजस्थान में सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अपने जज्बे से जीवन की चुनौतियों का सामना कर कामयाबी के शिखर को छूने वाली अवनी लेखरा को पद्मश्री के सम्मान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये तो थी कामयाबी की कहानी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। अन्य खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
एक बार फिर ब्रेक में से बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल का न्यू टाउन कोलकाता शहर, ये शहर काम और अनुकूलित जीवन के लिए डिजाइन हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन से इस शहर को स्मार्ट ग्रीन सिटी के रूप में विकसित होने का मौका मिला है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भी इस शहर ने महारत हासिल की है। सबसे अहम, ये शहर पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बन गया है। न्यू टाउन कोलकाता की CEO मेघना पाल से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में कोलकाता शहर ने कई पुरस्कार जीते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं CEO कोलकाता, न्यू टाउन कोलकाता। We have got two award in two categories. One is built environment and other is mobility. We have got tremendous help from Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, as well as related departments from Government of West Bengal, जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। और citizen of our city जो प्लानिंग स्टेज से लेके इम्प्लीमेंटेशन स्टेज और एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेज तक हमारे साथ है। एंड दे हैव एक्सेप्टेड ऑल आवर प्रोजेक्ट्स वेरी एंथुजियास्टिकली, वेरी स्पॉन्टेनियसली, और वो हमें बहुत सक्सेस देती है हर एक प्रोजेक्ट में। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें स्मार्ट सिटी पर, कितने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अभी आपने लगाए हैं, कितना काम पूरा हुआ है, कितना बाकी है? We have a separate civic administration and which is run by separately as an urban local body. So न्यू टाउन कोलकाता में क्या होता है कि since it's a planned city, यहाँ पे the roads and business hubs, the health hubs, education hubs, residential area, open area, greens, सारे के सारे planned है। और हमें इस वजह से काम करने में काफ़ी आसानी होती है और काम का जो अप्रोच है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे यहाँ, क्योंकि everything is planned. So in future also we have our concentration on definitely mobility, sustainable development, climate हमारे फोकस में है, क्लाइमेट एरिया, और जो बिज़नेस हब है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो इमर्ज हो रही है न्यू टाउन कोलकाता में, वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। वहाँ पे एक CBD एरिया है बहुत फ्लरिशिंग, फिनटेक हब है, सिलिकॉन वैली है, बंगाल सिलिकॉन वैली हैज़ कम अप इन न्यू टाउन ओनली। और वहाँ पे टूरिज़्म स्पॉट भी न्यू टाउन जैसे इमर्ज हो रहा है। रिसेंटली इको पार्क एरिया है, एक बहुत बड़ा पार्क है विथ अ ह्यूज वाटर बॉडी, 480 एकड़ एरिया। उसके साथ जू है, कल्चरल हब है, नजरुल तीर्थो, रविंद्र तीर्थो, एयरक्राफ्ट म्यूजियम है विच हैज़ अ एयरक्राफ्ट फ्रॉम पुराना एयरक्राफ्ट फ्रॉम नेवी। सो वी आर कमिंग अप एज अ न्यू टाउन, एज अ न्यू हब, अ न्यू सेंटर, न्यू प्लेस फॉर कोलकाता पीपल टू मूव इन। तो कोलकाता शहर जो न्यू टाउन कोलकाता है वो एक विकसित शहर की तरह है। उनके पास कचरा प्रबंधन से लेकर तमाम सुविधाएं हैं, और जो आने वाले जो शहरों के ऊपर जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए भी ये शहर तैयार है। कैमरामैन मोहित विके के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, इंदौर। तो ये तो खबर थी स्मार्ट सिटी योजना की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के एक नगर के रूप में विकसित ठाणे शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन से कई सफलताएं हासिल की हैं। शहर की 3 झीलों और ठाणे रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने में स्मार्ट सिटी मिशन ने अपना योगदान दिया है। ICT के उपयोग से इस शहर ने नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी कामयाबी पाई है। ठाणे के CEO संदीप मालवी से बात की है हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। आइए देखते हैं। स्मार्ट सिटी के जरिए ठाणे शहर में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। क्या क्या प्रगति हुई है उस शहर में, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ठाणे के CEO मौजूद हैं। सर, जो अगर हम स्मार्ट सिटी ठाणे की बात करें तो क्या क्या ऐसा काम हुआ है जिसमें हम कह जाएं कि ये कार्य इस शहर के लिए बहुत बेहतर हुआ है? बेसिकली हमने 2 चीज़ों में जो डेवलपमेंट किया, एक तो पैन सिटी इंडिया है जहां हमने इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। ठाणा सिटी ऐसी सिटी है कि देश में पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इजराइल टेक्नोलॉजी ठाणा शहर ने बनाया था। तो उसके बाद हमने जो लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें हमने स्टेशन एरिया इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, क्योंकि आपको पता है कि भारत में पहली ट्रेन जो बम्बई से ठाणा शुरू हुई थी, तो ठाणा का स्टेशन जो हिस्टोरिकल स्टेशन है, रोज़ वहाँ करीबन 7 से 8 लाख तो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। वो बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, तो हमने नया अर्बन स्टेशन हमने बनाने का वो प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है, वो रेलवे के साथ।
वो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी थाना का जो पॉपुलेशन है जो अभी बढ़ रहा है, अभी तो 30 लाख के आसपास है, तो ये एक स्टेशन अभी पूरा नहीं हो रहा है, तो दूसरा स्टेशन आएगा तो वो पॉपुलेशन डिवाइड हो जाएगा और मूवमेंट स्मूथ हो जाएगी। दूसरा हमने वाटर फ्रंट डेवलपमेंट, ये जो और एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि थाना को मोर देन 30 किलोमीटर तक क्रीक है, क्योंकि क्रीक के आसपास हमने वाटर फ्रंट डेवलपमेंट किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई है, पार्क बनाए हैं हमने, गार्डन्स बनाया है, पार्किंग एरिया बनाया है, प्लेइंग एरिया बनाया है, स्पोर्ट्स एरिया बनाया है और बहुत ही ग्रीनरी जैसा वाटर फ्रंट के हमने ज़रिए प्रोजेक्ट बनाए। ये थाना के देखी जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, थाना को आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जो आने वाले दिनों में शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, तो एक शहर के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए स्मार्ट सिटी के जरिए क्या क्या कार्य हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ओनली बिल्डिंगें खड़ी करनी नहीं होती है, रास्ते बनाने पड़ते हैं, सीवरेज सिस्टम बनाना पड़ता है, लोकल ट्रांसपोर्ट बनाना पड़ता है। और लोकल ट्रांसपोर्ट आज के दौर में सबसे बढ़िया और चुनौती देने वाला ऑप्शन है। जब तक हम जो सॉफ्ट मोबिलिटी के बारे में नहीं सोचते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं सोचते, तो मुझे लगता है कि वो जो हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं वो अधूरी हो जाएगी। ये थे हमारे साथ थाने के सीओ संदीप मालवी, जिन्होंने बताया कि कैसे जो बढ़ती आबादी के साथ शहर में सुख सुविधा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था हो, कैसे बेहतर हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहित मिकी के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, इंदौर। और अब खबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के महिला लाभार्थियों का कहना है कि हमारे गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से पहले एलपीजी सिलेंडर नहीं थे, हम लोग चूल्हे पर भोजन बनाते थे, लेकिन इस योजना के बाद हमारे गांव में पहली बार मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचा और अब हम चूल्हे के धुएं से मुक्त हैं और उस पर अतिरिक्त सब्सिडी हमारे लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ये कहना है उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों का। 100 रुपए की अतिरिक्त गैस सब्सिडी मिलने से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। राजस्थान के बडलियास गांव से हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों की प्रतिक्रिया ली। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से देश भर की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली। हम मौजूद हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बडलियास ग्राम में और हमारे साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी कुछ महिलाएं हैं। सीधा उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस योजना के जरिए किस तरीके का लाभ उन तक पहुंच रहा है। जानना चाहेंगे आपसे, आपका कार्ड बना हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, ये कितना बड़ा फायदा है और इससे क्या आसानी है? खूब फायदा है, मैं जल्दी से जल्दी काम स्वीकार हो जाते हैं, झट रोटियां बनाकर निमट के कूड़े खेत पे जा सकते हैं। मोदी जी मान फायदा देता है, मैं खूब हो रहा चूल्हा गैस मिल लिया, ऐसी सरकारी इच्छा है माँ के गैस बढ़िया दीदा, माँ का चूल्हा आँखें न फूटे और बहुत सुविधा, और यही चाहे माँ की सरकार, और यही मोदी जी चाह रहे माँ तो, और वोट मोदी जी नहीं देना। माँ के फ्री का कनेक्शन मिल गया, मोदी जी बहुत सुविधा कर दी, लकड़ी से आँखें नहीं जलाई, नहीं चूल्हा नहीं जलाया और आँखें नहीं फूटी, फ्री में गैस मिल गया, फटाफट रोटियाँ खाना बना ला, खेत पर चला जावा, हर चीज़ सुविधा बढ़िया है, आराम की चीज़ है। गैस मिल गया, बच्चे चूल्हो नीचे तारिया, लकड़ी न ला रिया और झटपट खेते चलिया जावा, निमट जावा मोदी जी, और यही चाह रहे आप। सबसे बड़ा फायदा जो कि चूल्हे के धुएं से इनको मुक्ति मिली है और उसके बाद में निश्चित तौर से चूंकि अब एक बड़ी राहत इसलिए भी है कि अब जो है घर का बजट वो बिगड़ नहीं रहा है और चूंकि 200 रुपए का और ज़्यादा फायदा भी हुआ है तो उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ इनको पहुँच रहा है। पहले चूल्हो चला था, अब मैं गैस मिल गया, 14 किलो और 200 ग्राम की मांग टंकी आ रही, तोल के देते हैं। अच्छा मैं मस्त, हाँ हमारी फैमिली मस्त है, हम भी मस्त है, हमारा मोदी चाहिए, मोदी को जिताएंगे और मोदी के साथ में हम हैं। फ्री का गैस आ रहा है, खत्म आ रहा पैसा, काकड़ में ही लकड़ियाँ कौन है, खेत पे ही कौन है, तो कटू लावा लकड़ियाँ, तो मोदी जी माना गैस कनेक्शन दीदा है, मैं बहुत खुश हाँ। फ्री में टंकियाँ दीदी मोदी जी,
मैं एमो बड़ी तो कोने हो रहा गैस में रोटी बना ला, साग सब्जी बना ला, चाय बना ला, कूड़े फराज जामा बड़ीता है ही कोने हो रहा वोट मोदी जी देनो। ये कनेक्शन उज्ज्वला के जब से अपने शुरू हुए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, तो सभी महिलाओं को एक तो मतलब हर चीज़ से धुआं से मतलब फ़ायदा हुआ है, और उसके बावजूद ये गाँव के लोग पहले गैस कनेक्शन देखा भी नहीं था। ये उज्ज्वला योजना आई है उसके हिसाब से ही घरों में गैस आया है, बाकी बिल्कुल गैस कनेक्शन थे ही नहीं हमारे गांव में, क्योंकि बहुत कम थे, देखने को मिलते बहुत कम थे। इसलिए मोदी जी ने बहुत ही अच्छा किया। इनको धुएं से मुक्ति मिली है, हर चीज़ बीमारियों से दूर रहना, और ये हर एक काम से मतलब फ्री होके फटाफट से इनका खाना पीना हर बना के फ्री होके आराम से जा सकती है, ना कि इनको लकड़ियों के लिए भटकना पड़ता है या किसी के ऊपर डिपेंड रह के इनको खर्चा या मतलब पैसे मांगने पड़ते हैं। इनको 200 रुपये में इनका गुजारा हो सकता है। धन्यवाद। मतलब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मतलब समय की बचत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मतलब आर्थिक उन्नति, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मतलब स्वास्थ्य में लाभ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मतलब तरक्की। और ये जो है वो धरातल पर जब हम राजस्थान के एक बड़लियास गांव में आए हैं और वहाँ की महिलाएं जब इतना प्रसन्नता के साथ, इतनी खुशी के साथ जब वो अपनी बात को बयां कर रही हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा परिवर्तन है, न सिर्फ राजस्थान के एक गांव में बल्कि पूरे भारत में, जहां पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से घरों तक, महिलाओं तक सीधे तौर पर ये लाभ पहुंच रहा है। ये तस्वीर वाकई में सुखद तस्वीर है, ये तस्वीर वाकई में उज्जवल भारत की तस्वीर है, जो कि भारत की नारियों को उज्ज्वला के रूप में दिखा रही हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा के बड़लियास गांव से कैमरा पर्सन संजय सिंह जीना के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हैं पंच महाभूत जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। राजधानी दिल्ली के ललित कला अकादमी गैलरी में इन दिनों आप आर्टिस्ट मीनाक्षी अग्रवाल प्रदर्शनी हार्मनी ऑफ पंच तत्व का लुत्फ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं। ब्रह्मांड के विशाल कैनवस पर एक छोटा सा बिंदु है। ब्रह्मांड में हर चीज प्रकृति के इन 5 तत्वों से घिरी हुई है। हम इन्हें अपनी 5 इंद्रियों के साथ अनुभव करते हैं। जैसे जैसे सार्वभौमिक अस्तित्व और हमारी पहचान के बारे में हमारी जागरूकता बढ़ती है, हम उन पहलुओं के करीब होते हैं। मीनाक्षी अग्रवाल ने अपनी वर्तमान प्रदर्शनी हार्मनी ऑफ पंचतत्व में प्रकृति के तत्वों के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया है। मैं हार्मनी ऑफ पंचतत्व के जरिए यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपने कैनवस और ब्रश के थ्रू 5 तत्व दिखाए हैं जो इस यूनिवर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हीं हार्मनी के कारण आज जो ह्यूमन लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, द ट्रीज, द बर्ड्स, ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ इज बिकॉज ऑफ दीज 5 तत्व एंड द हार्मनी इन दोज 5 तत्व। द इक्विलिब्रियम हैज टू बी देयर। ये प्रकृति के तत्वों के चित्रों की तरह है। उन्होंने इन्हें रूप और पदार्थ से अभिव्यक्त किया है। चित्रों में आप हिमालय और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं को, आकाश, अंतरिक्ष और धरती को मीनाक्षी के अंदाज में देख सकते हैं। I feel happy to participate this exhibition and seeing these all colors. It is put us in good impression to know about the traditional in India and their habits and their colors and their painters and their artists. उनकी रचनाएं संवेदनशीलता से विशाल ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में स्वयं को उनकी समझ से उभरती हैं। पंचतत्व के सामंजस्य को मीनाक्षी इस श्रृंखला में बहुत अच्छी तरह से तलाशती और सामने लाती है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब खबरें खेल जगत से। 19वें एशियाई खेलों में भारत को एक और स्वर्ण पदक मिल गया है। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद और परनीत कौर ने महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत के सफलता पाई है।
भारतीय महिलाओं ने फाइनल में चीनी ताइपे को कड़े संघर्ष में 230 से 229 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस बार के एशियाई खेलों में यह भारत का 19वां स्वर्ण पदक है। वहीं स्क्वॉश में आज भारत 2 स्पर्धाओं में फाइनल मुकाबला खेलेगा। मिश्रित युगल में भारत की अनुभवी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी फाइनल खेलने उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष एकल में गौरव घोषाल मलेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ फाइनल खेलेंगे। कुश्ती में अंतिम पंघाल को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। अंतिम पंघाल को जापान की फुजानामी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अंतिम के पास अब भी रेप चेस के जरिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका है। पीवी सिंधु का एशियन गेम्स का सफर क्वार्टर फाइनल में ही खत्म हो गया। सिंधु को चीन की ही बेंग जियाओ ने 47 मिनट में ही 16-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईसीसी पुरुष विश्व कप के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में आज गत विजेता इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। इस मुकाबले के लिए अहमदाबाद पुलिस ने सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए हैं। वहीं मेट्रो सेवा में बढ़ोतरी की गई है। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच 2023 को लेकर काफी तैयारी की गई है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले को लेकर देश दुनिया भर के लोग काफी उत्साहित हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में मैच देखने अहमदाबाद पहुंचे हैं। राजस्थान, असम, दिल्ली और विदेश से लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ अहमदाबाद पहुंचे हैं। मोटेरा में इस मैच को लेकर खास तैयारियां की गई हैं, जिसमें पुलिस व्यवस्था पर खास जोर दिया जा रहा है। इसमें पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। इसके लिए अहमदाबाद सिटी पुलिस तरफ से पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इसमें हम 3 एडिशनल कमिश्नर, 13 डीसीपी रैंक के ऑफिसर, 18 एसीपी और बाकी अलग अलग रैंक से मिला के 3500 से ज़्यादा की पुलिस फोर्स का हम यूज करेंगे और 500 से ज़्यादा होमगार्ड का हम इसमें उपयोग करेंगे। लोगों के आने जाने के लिए आसानी रहे, इसलिए मेट्रो सेवा में बढ़ोतरी की गई है। मेट्रो को रात 1 बजे तक चालू रखा जाएगा। अहमदाबाद में मैच के चलते ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसके लिए खास तैयारी की गई है। इसके अलावा थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्जन भी जहां ज़रूरत है वहां हमने थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया है, जिसका कि सोशल मीडिया अहमदाबाद सिटी पुलिस के हमने वहां पे उसकी इन्फॉर्मेशन रख दी है। शांति से ये सब रहे, सब लोग अच्छी प्रेम से ये मैच देखें, उत्साह से देखें। इसके लिए मैं अपील करूंगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ सभी देखें। अहमदाबाद में हो रहे मुकाबलों को लेकर यहाँ के लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ स्पेशली इसी स्टेडियम को देखने के लिए और मैच, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा स्टेडियम है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स, और दूसरा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा इम्प्रूव हुआ है। स्पेशली मैच देखने के लिए, कल का वर्ल्ड कप देखने के लिए, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच, और मेरा फेवरेट गेम भी है और फेवरेट प्लेयर भी है इस टीम में, जॉश बटलर, जो कि मेरा बहुत बड़ा फेवरेट कैप्टन भी है इस टीम का, इंग्लैंड टीम का। और बहुत ही एक्साइटेड हुई इस मैच को देखने के लिए, कल का मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड देखने के लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और सबको शायद पता होगा कि यहाँ पे 4 ड्रेसिंग रूम है, जो कि वर्ल्ड का किसी भी स्टेडियम में नहीं है। और इसमें स्टेडियम में आपका जो टावर है, फ्लड लाइट जिसको बोलते हैं, वो शायद नहीं है यहाँ पे, और जो लाइट है ये लाइट LED के बेस पर है। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही 10 टीमों के बीच देश के 10 शहरों में कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे। 19 नवंबर को अहमदाबाद में ही टूर्नामेंट का फाइनल आयोजित होगा। क्रिकेट के प्रति लोगों का प्रेम किसी से छुपा नहीं है, और वही क्रिकेट के वर्ल्ड कप का आगाज जब दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हो तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। देश और दुनिया भर के कोनों से, अलग अलग हिस्सों से लोग अहमदाबाद आए हैं। इसको लेकर सभी लोग काफी उत्साहित और रोमांचित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना, DD न्यूज़ अहमदाबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।